हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स मिस नदीम, आपका मेंटर और टीचर। सेकंड पार्ट वर्क एनर्जी का मैं यहां पर लेकर आ गया हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है आईसीएससी क्लास 10 के बच्चों के लिए। हमने फर्स्ट पार्ट वर्क एनर्जी का कर रखा है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्क एनर्जी, जहां पर हम एनर्जी के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्क और पावर के बारे में बात कर रखा है। आप चैनल पर जाकर सारे डिटेल्स से चीजें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वहां मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ाई के साथ साथ आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। सेकंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, हमने वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। अब यहां पर आप बात करेंगे कि व्हेनेवर, समझना, जब कभी भी आप वर्क डन कर रहे हो तो वहां पर एनर्जी खर्च हो रही है। तो एनर्जी है क्या? एनर्जी इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। इट मींस द कैपेसिटी यू हैव टू परफॉर्म इन अ टास्क एंड योर वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का डेफिनेशन बहुत पहले से आप जानते हैं कि दैट एनर्जी इज सेड टू बी डन, और सॉरी, एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कोई भी आप काम करते हो, आपको काम करने की कैपेबिलिटी क्या है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ में आपको आना चाहिए, दैट एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको पता है एनर्जी को आप बना नहीं सकते हो, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे हो रही है, या फिर एनर्जी का सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीजें कि जो वर्क डन है ना, उनका साथ बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा रिलेशन है एनर्जी के साथ। यानी कि एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप वर्क डन से एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप एनर्जी से वर्क डन कर सकते हो, या वर्क डन से एनर्जी कर सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर। चलो, अपने हाथों को अगर आप रब करते हो, लेट्स से यू आर रबिंग योर हैंड, तो आप क्या कर रहे हो? अपने दोनों हाथों को आप रब करते हो तो कुछ वर्क डन कर रहे हो आप, है ना, कुछ वर्क डन कर रहे हो। तो वर्क डन से देखो कि आपके हाथ थोड़ी थोड़ी हीट होने लगती है। तो यहां पर क्या हुआ, आपने जब वर्क डन किया तो आपने एनर्जी प्रोड्यूस की। बेसिकली प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो कन्वर्जन हुआ, एनर्जी वहां पे आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी है तभी आप वर्क डन कर पाओगे। अगर आपके पास एनर्जी है देन यू आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो जब कभी भी हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ वर्क डन। वो वर्क डन का फॉर्म ही आपको काइनेटिक एनर्जी देता है। अगर यूनिट की बात करते हैं तो हम सबको पता है यूनिट ऑफ, चूंकि ये दोनों का इंटर कन्वर्जन ही है एनर्जी, तो यूनिट ऑफ, और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। क्या होती है बच्चा? जूल, represented by the letter J. Clear? Now, in other CGS unit हम कह सकते हैं it is 10 to the power 7 ERG, ये जो कि पिछले आपको पार्ट में हमने बता रखा है, फर्स्ट पार्ट में, कैसे CGS का एनर्जी के साथ रिलेशन है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी के और कुछ एनर्जी के बारे में जानने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। हाँ, यूनिट्स ऑफ एनर्जी बहुत तरह के होंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इट मींस एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स एंड वन ऑफ द यूनिट इन व्हिच एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इज वॉट आवर। देखिए, ऐसा यूनिट की बात कर रखा हूं मैंने बिगर यूनिट्स की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे बिगर यूनिट्स की, कुछ बड़े यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वॉट आवर का मतलब क्या है? अगर किसी सोर्स 1 आवर का सोर्स है, कुछ कोई ऐसे आपके पास ऑब्जेक्ट है विच हैज अ पावर सोर्स ऑफ 1 आवर, 1 वॉट का पावर सोर्स है। इफ दैट ऑब्जेक्ट और अप्लायंस इज रन फॉर 1 आवर, अगर उसे 1 घंटे तक आप यूज कर रहे हो तो आपने कितनी एनर्जी यूज की? सो एनर्जी इज स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ 1 वॉट इन 1 आवर। तो अगर आप देखें तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 वॉट आवर और 1 वॉट इंटू 1 आवर। अच्छा, 1 वॉट आवर है तो 1 वॉट को तो 1 वॉट रखने दीजिए। आवर को आप अगर आप चेंज करना चाहें सेकंड में, ठीक है, अगर आप इसे सेकंड में चेंज करना चाहें, फिर जूल पर सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 वॉट आवर? 3.6 किलो जूल।
यानी कि 3600 जूल। मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या बताया, मैं आपको ऐसे बताता हूं, आपको साथ समझ में आ जाए। चलो देखो, 1 वॉट आवर का मतलब क्या है? 1 वॉट आवर सिंपली सेज 1 वॉट इंटू 1 आवर, है ना? इतनी बातें क्लियर है, 1 वॉट इंटू 1 आवर। अच्छा, वॉट क्या है? जूल पर सेकेंड। ठीक, देख रहे हो 1 वॉट का मतलब क्या है? 1 वॉट सिंपली सेज वो जूल पर सेकेंड। तो अगर इसे मैं यूं लिख दूं जूल पर सेकेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 वॉट इज जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, है ना? अब इसे आप देखोगे तो क्या निकल कर आ रहा है? 3600 जूल। और 3600 जूल को मैं लिख सकता हूं 3.6 किलो जूल। आप देख रहे हो 36, ये सेकंड सेकंड तो कट जाएंगे ना, कितना आ गया आपके पास? 3600 जूल, और इसे मैं लिख सकता हूं 3.6 किलो जूल। तो यहां पर वॉट आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसे? जूल में या फिर किलो जूल में। तो ये कन्वर्जन आप याद रखिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा मैं बता रहा हूं, देखो किलो वॉट आवर, यहां पे क्या करना है? 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, यहां पे ऑलरेडी वॉट आवर नहीं किलो वॉट आवर है। इट इज 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इनटू इट्स ऐसा यूनिट, इट इज 1000 वॉट इंटू 1 आवर, और इट इज 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 जूल। ठीक, second gets cancelled. Now if you multiply it, comes out to be 3.6 into 10 to the power, right, 6, it could be 36 into 1 2 3 4 5 joule, or it would be 3.6 into 10 to the power 6 joule. ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। अगर आप देखेंगे तो इसे मैं कह सकता हूं 3.6 मेगा जूल, मेगा जूल। ठीक है, इसे किलो जूल, इसे हम 3.6 मेगा जूल भी कह सकते हैं, mg। तो 1 किलो वॉट आवर को आप यूं भी लिख सकते हो मेगा जूल, या फिर आप 3.6 into 10 to the power 6 जूल आप लिखोगे। दोनों वैल्यू यहां पर, ये भी आपसे पूछा जाता है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कन्वर्सन समझ में आया? हमें जूल में लाना है उसे, और कुछ नहीं। अब हम जरा कैलोरी यूनिट की बात करते हैं। कैलोरी बेसिकली इज अ यूनिट एसोसिएटेड विद द हीट एनर्जी, है तो एनर्जी की यूनिट, बट नॉर्मली हीट एनर्जी। आप कुछ खाना खाते हो, आप कुछ भी खा रहे हो ना, आपको पता है कैलोरीज में हम काउंट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। सो हीट एनर्जी अगर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैलोरी। अब इसे जूल में देखिए क्या होगा। 1 जूल की वैल्यू क्या होती है? 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है? 1 कैलोरी 4.18 जूल, लगभग 2 जूल, 4.2 जूल के बराबर आपको देखने को मिलेगा 1 कैलोरी की वैल्यू। ये भी आपको जूल में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी इन यूनिट फॉर एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ईवी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट, जिसे हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या है? जब कभी भी वो 1 पोटेंशियल वोल्ट से एक्सेलरेट होते हैं, व्हेन अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, जब कोई पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो उसमें एनर्जी कितनी आ रही है और एनर्जी कितनी खर्च हो रही है। सो इट इज सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ये कन्वर्जन आप याद रख लीजिए। क्लियर? आई होप इट्स इजी टू रिमेंबर। जो मैंने बताया वो सारे कन्वर्जन आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी में नॉर्मली आप पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे इट इज इधर केमिकल, सॉरी इट इज इधर पोटेंशियल और काइनेटिक। So it could be kinetic energy or potential energy. So first we are going to discuss about the potential energy. Whenever there is change in the shape, size, configuration, height, altitude, कुछ भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, then that object possesses potential energy, isn't it? What is potential energy? The energy possessed by a body due to change in configuration, shape, size and height. अब ना आप इसे सिंपल सा बोल सकते हो, what is potential energy?
तो एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी, या फिर सिंपली एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में शेप, साइज, सारी चीजें आ जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बताता हूं कि मैंने क्या लिखा है। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ठीक है, अभी ये किसी पर्टिकुलर जगह पे है, इफ वी मूव दिस ऑब्जेक्ट अप टू अ हाइट h, now this object has gained some potential energy। इनके अंदर क्या आ गया? इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आपको चीजें आ रही हैं। जब हाइट पर ले जा रहे हैं तो अगर किसी चीज को आप ना शेप साइज चेंज कर रहे हो, बलून को आप प्रेस कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर। स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, खींच रहे हो, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी इन इट बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। चीजें बता रहा हूं, समझिएगा। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। देखो, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इधर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इधर इधर लिख देता हूं आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? जब पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट की वजह से आ रहा है, तो आप देखो, अगर अर्थ से ऊपर ले जा रहे हो, यहां पर एक फोर्स लग रहा है बच्चा। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जो एनर्जी आ रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट। ओके, ऑब्जेक्ट रेज्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, रेज्ड टू अ हाइट। किसी हाइट तक आप चीजों को ले जाते हो फ्रॉम द अर्थ, that is said to be gravitational potential energy. Second types of energy we have, आप उसे स्प्रिंग एनर्जी कह सकते हैं, इलास्टिक एनर्जी कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप लिख दो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, रबर, जिसे आप खींचते हो, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहा है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है उसे हम कह रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो कौन सा यूज करोगे? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप, मैं रब कर दे रहा हूं, देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर किसी हाइट तक अर्थ से लेके जा रहे हो, अगर अर्थ से आप किसी हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ वर्क डन तो हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है? अब इट हैज सम मास m, इनका मास m था, इनके पास इनका मास m है। ठीक है, अगर इनका मास m है, आप किसी हाइट तक ले गए हो, तो बता दो कितना लग रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? ड्यू टू ग्रेविटी, mg। फोर्स कितना लग रहा है नीचे? द फोर्स दैट व्हिच इज एक्टिंग हियर इज mg। अब हाइट कितनी है? h। डिस्टेंस कितना है? h। तो मैं क्या करता हूं, इस फोर्स को इसके डिस्टेंस हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरी बात है, ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू h, mgh। क्लियर है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बेसिकली पढ़ना नहीं है, सिंपली आपको चेंज इन लेंथ से आपको पता करते हैं, तो उसमें डिटेल्स में मिल जाएंगे, डेफिनेशन सिर्फ आप याद रखिएगा। ठीक है, mgh से आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब एक चीज और मैं इस पे बताना चाहूंगा कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, अगर हाइट चेंज हो रही है, सपोज यहां तक, तो लेट्स से दिस वाज द h1, नाउ ऑब्जेक्ट वाज रेज्ड अप टू दिस हाइट, ऑब्जेक्ट को यहां ले गए, पहले इसकी एनर्जी यहां पे क्या थी? mg। लेट्स सपोज इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mg h1। अगर आप यहां से यहां ले जाते हो, ठीक, मेरी बात समझ रहा हूं, अगर ये टोटल हाइट इसकी क्या हो जाती है? h2। अगर यहां पे हाइट क्या हो गई? लेट्स से इट हैज अ हाइट ऑफ h2, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mgh2 फ्रॉम द ग्राउंड। अगर मैं बताता हूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आया व्हेन द हाइट वाज, द ऑब्जेक्ट वाज रेज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, एक पॉइंट पर ऑलरेडी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से आप यहां ले गए, तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, mg is 2 minus h1। क्लियर है, h2 माइनस h1, दोनों हाइट को माइनस कर देना, सिंपली सी बातें आपको वहां पर हम चीज निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझना था और इसमें ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको पता भी है और आपको जो जानने की जरूरत है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। चलिए डिटेल में सब चीजें हमने समझ ली। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब किसी चीज को खींचते हो, किसी हाइट पर लेके जाते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, हाइट, शेप, साइज चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आ रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नॉट टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी हियर। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ, इट्स अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, इट हैज सम वेलोसिटी, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है, दैट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है तो वो भी देख लेते हैं क्या है। चलो मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इट हैज मास m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना। तो इसके पास एनर्जी कितनी है, बिकॉज इट इज इन मोशन। अगर वो मोशन में, अच्छा मेरी बात समझिएगा, गौर कीजिएगा, एनर्जी की वजह से वो मोशन में है, वर्क डन कर पा रहा है, और वर्क डन जब कर रहा है तो एनर्जी स्पेंड कर रहा है। तो आप इसे यूं समझ लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और इन मोशन, ही इज स्पेंडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब इसे समझना कैसे, इसका डेरिवेशन कैसे है वो समझ लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क डन को ही आप काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हो, है ना। अब वर्क डन कैसे हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, द वर्क डन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन, व्हिच इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ में आ गई बात है। अच्छा, फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, since it is moving, it has an acceleration ना, it has an acceleration a। so अब जरा बताइए, आप बताइए कि आप काइनेटिक एनर्जी को फोर्स कैसे लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज़ ये पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सेकंड फार्मूला। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, object was having initial velocity of 0, it has some final velocity, so what is s here, apply formula 2s is equal to v square minus u square, u was 0, so it comes out to be v square, since u was 0, okay, so it comes out to be s is equal to v square by 2a। ठीक है, v square by 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसी प्रॉब्लम को, इसी चीज को उठाकर आपको यहां रखना है। तो s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, v स्क्वायर बाई 2a, a and a gets cancelled, so what is the value here, it is mv square by 2, it is mv square by 2, mv square by 2। so finally we have the equation that is kinetic energy is equal to half, that is m mass v square, and what is mass here, what is m here, m is mass, ये भी आप लिख लीजिएगा, m क्या है यहां पर, mass। तो मैं लिख देता हूं यहां पे m is mass, v stands for velocity of the object, okay, and k stands for kinetic energy। I hope it's clear। यहां तक क्लियर हो गया आपको कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी विद ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, कैसे यहां पर हमने डिराइव किया इसे, ये आपको डेरिवेशन पूरा याद रखना है, कैसे डिराइव किया है, वर्क एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मोशन। अब इनके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये प्रोडक्शन के अलग अलग फॉर्म्स है। काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों में आपको देखने को मिलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। तो तीन फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। द वन इज ओके ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन का मतलब होता है when the object is moving and all the particles are equally moving and covering equal distance together, एक साथ लीनियर मोशन कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है and if this object is moving, it means all the particle from air will cover the same distance in equal time,
इट मींस दे विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सबके साथ साथ मूव करेंगे। इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड आपका आएगा बच्चा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कब, जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, रोटेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मूवमेंट तो सब में हो रहा है ना। चलिए, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हो गया when the object is rotating, just object is vibrating about, since this is the mean position of the object, object is moving to and fro, object is moving to and fro from its mean position। ये ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन था और अपनी मेन पोजीशन, उसकी एक्चुअल जगह है, वहां से वो थोड़ा दाएं और बाएं मूव कर रहा है। ठीक है, बार बार वो periodically मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपने मेन पोजीशन से। सो द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन द एनर्जी सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड kinetic energy, vibrational kinetic energy, rotational kinetic energy when the object is rotating about some fixed point. Okay, translational, the object is covering, all the particles are moving together in a straight line, that is called translational kinetic energy, and this all kind of motion produces gives kinetic energy. I hope it's clear. चलिए, मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मोस्टली मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। हम सबको पता है लीनियर मोमेंटम को हम पी कहते हैं। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। Linear momentum is nothing but p. And what is the formula for p? Momentum, सोचो, mass into velocity. There is an object which has a momentum p is called mass into velocity. तो अगर ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने आपको, ठीक है, तो हमें mv और kinetic energy में रिलेशन निकालना है। we have the formula for kinetic energy. What is that? जल्दी बताइए। half mv square. So kinetic energy is equal to half mv square. Now we have to convert this mv square into p is equal to mv. कैसे करेंगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, इसमें से mv को अलग कर लेते हैं और v को अलग कर देते हैं। It was v square, so we removed, so we just separated v. Now finally, because of mv, it comes out to be half p into v. यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, p into v, because p is equal to mv. P is equal to mv, हमें पता है that P is equal to mv होता है ना, समझ में चीजें। अब जरा देखो, क्या आप इसे और भी तोड़ सकते हो क्या? हाँ सर, तोड़ सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, मैं इस P को P रहने देता हूं, V को भी हटा देता हूं। हमें V की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो V को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, we need to multiply one more, you can say the V with mass and divide it with mass। यहां पर v से a को m से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे हमने, और यहां पर m से डिवाइड किया, मतलब यहां पर m बाई m कर दिया हमने। तो ये वाला पार्ट क्या बना, mv डिवाइड बाई m। समझ गए, वही चीज मैंने की, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई। क्लियर है? अब जरा देखिए, फाइनली p mv becomes again p, so p into p becomes p square। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे आप, हाफ p स्क्वायर बाई m, m into 2, 2m, p square, p into this part again becomes p, है ना। देख लो आप, ये वाला जो पार्ट है this becomes p again, है ना। तो हमने क्या किया, p स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली जो रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट कम्स आउट टू बी p स्क्वायर बाई 2m, है ना, p स्क्वायर बाई 2m। याद रहेगा ये रिलेशन। अगर आप चाहे तो p, यहां से p भी निकाल सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2m। ठीक है, आप इसे रूट कर देंगे p के बराबर, तो p की वैल्यू भी आ जाएगी। ये रिलेशन आपका निकल के आ रहा है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। होप इट्स क्लियर ना। ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़े, ये समझ में आपको आ गया? अगर लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप जाकर चैनल के कमेंट बॉक्स में जो लिख रखा है, लिंक दिया है, वहां जाकर आप मुझसे टेलीग्राम पे बातें कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, रिलेशन क्या लिखना है, क्या निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल है, मैं सिंपल से समझाता हूं। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट और कार, एंड इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी, it has kinetic energy 1. After certain time, its kinetic energy changed because of change in velocity. Of course, mass change करेगा नहीं. Its kinetic energy becomes k2.
सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, आपने कब हुआ ये? जब आपने कुछ वर्क डन किया, आपने जब कुछ वर्क डन किया। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक, अच्छा इसके काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना? इट हैज चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v, and if you find out change in kinetic energy, it comes out to be half mv square minus half mu square, because kinetic energy बाद की कुछ और है, पहले की कुछ और है, तो चेंज कैसे निकालते हैं? k2 minus k1, मतलब आप इसे k2 minus k1 कर सकते हो, ठीक है? k1 minus k2. Now if you look at the formula, what do we get here? We're taking a common half m, it comes out to be v square minus u square. यही तो आपका रिलेशन निकल कर आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, वर्क डन के बराबर वो हो जाएंगे, और इसे ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। मतलब वर्क एनर्जी कर रहे हो तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क डन करने से एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसी को हम वर्क एनर्जी का थ्योरम कहते हैं। क्लियर है? लिख लोगे आप इसे कई बार इंक्रीज इन वर्क एनर्जी भी कह सकते हो। नेक्स्ट, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस बनेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का चेंज कैसे हो रहा है? देखो, तो यहाँ पर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसी चीजें कन्वर्ट होंगी। ऑफ कोर्स ये डायनामो या जनरेटर में देखने को मिलेगा। जनरेटर को आप मूव करते हो उसके शाफ्ट को, तो धीरे से जो मैकेनिकल एनर्जी आप कर रहे हो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट वगैरह जलने लगती है इलेक्ट्रिकल डायनामो से, जनरेटर से। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मोटर है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके आपको वाटर या फिर जो भी चीजें किसी चीजों को खींचने के लिए काम करता है, तो मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल टू हीट, आयरन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सिमिलरली हीट टू इलेक्ट्रिकल, थर्मोकपल होता है, एक वायर की तरह स्ट्रिंग होगा, दो अलग अलग उसके पॉइंट्स होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल का कंडक्शन होता है, इसको थर्मोकपल कहते हैं। अब ठीक है, थर्मोकपल सिंपली अ वायर हैज टू एंड्स हैविंग डिफरेंट टेंपरेचर द एक्सट्रीम एंड्स, एंड जिसकी वजह से करंट का प्रोडक्शन आपको हो जाता है। थर्मोकपल तो हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है वो। इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लाउड स्पीकर जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन से आप जो बोल रहे हैं या फिर आपके माइक्रोफोन है, वहां पर क्या हो रहा है कि साउंड कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहां पर साउंड टू इलेक्ट्रिकल का माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, बैटरी चार्ज करते हो, मोबाइल की बैटरी, कोई भी बैटरी आप चार्ज कर रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तभी तो चार्ज हो रहा है, केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, बैटरी या सेल जो खत्म होता है, टॉर्च, मोबाइल की आप बैटरी यूज कर रहे हो, इट मींस द केमिकल एनर्जी गेट्स एग्जॉस्टेड एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, सॉरी, यहां पर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, आई एम रियली सॉरी, इट शुड बी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहां केमिकल टू इलेक्ट्रिकल आप कर देंगे। केमिकल कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है ना? टॉर्च वगैरह जलाते हो, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बैटरी एसेल एग्जांपल उसका है। सिमिलरली वी हैव केमिकल टू लाइट, कैंडल जला रहे हो, केरोसिन को जला रहे हो, वहां पर केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट टू केमिकल, सनलाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहां पर, तो सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस है, तो ये लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है केमिकल प्रोसेस में, है ना? फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस इन विच लाइट इज यूज्ड, सनलाइट इज यूज्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू लाइट, बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है आफ्टर हीटिंग। लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, सोलर सेल्स की बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पे सनलाइट को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा। एग्जांपल्स में हीट टू मैकेनिकल, स्टीम इंजन जो पहले हीट में कन्वर्ट करता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में स्टीम इंजन को चलाने के लिए यूज करता है। सो स्टीम इंजन इज एग्जांपल, जिसमें पहले आपको क्या होता है, हीट आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, देन उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हीट सीधा कन्वर्ट आपको मैकेनिकल में डायरेक्ट नहीं होता इसमें, लेकिन होता है कि हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाए। केमिकल टू हीट, केमिकल टू हीट, आप किसी फ्यूल को जलाते हो, जो लकड़ी वगैरह जला रहे हो, किसी पेपर जलाते हो, वहां पर फ्यूल को जलाने पर हीट जनरेट हो रहा है, केमिकल टू हीट। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, केमिकल टू मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं, तो केमिकल ही तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है।
सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बहुत बहुत इजी एग्जांपल्स हैं और इसमें क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर एमसीक्यूज वगैरह फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको प्रूफ करके कैसे ये चीजें मुमकिन है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो ये अपने मैक्सिमम हाइट पे तो ऑब्जेक्ट चला चुका है, तो इसकी हाइट कितनी है? लेट्स से इसकी हाइट अभी h है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? h है, जहां पर आपने फेंका है। मैं यहां पर काइनेटिक निकालता हूं और पोटेंशियल निकालता हूं। लेट्स से दिस इज हाइट a पॉइंट, और यहां कहीं पर मैं इस पॉइंट पर b पॉइंट और ये c पॉइंट देता हूं। मैं यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल निकालूंगा और मैं यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल निकालूंगा, और मैं आपको बता सकता हूं एट एवरी पॉइंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। कैसे? चलो, एट मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट ए, अगर आप बात करें एट ए की, तो पता है ए पर क्या होगा? ए पर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम mgh के बराबर, है ना? फोर्स mgh लग रहा है वहां पर, काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, हाइट ऊपर है ना, काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, बट मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा? mgh के बराबर। मतलब इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है और इस पॉइंट पर ये जीरो है। और सिमिलरली सी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो mgh हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, बिकॉज वो अर्थ के, हम कंपैरिजन अर्थ से ले रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लेट्स से ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? h माइनस एक्स। अगर h माइनस एक्स है, ऊपर x है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या ले लिया? a की बात करते हैं तो a, अगर इनका सम निकालोगे आप सम निकालोगे, टोटल करोगे, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बिकम्स mgh। मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, एट बी पर आते हैं। बी पर देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर आप बी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी बिकम्स mg h minus x. But what about kinetic energy? Kinetic energy becomes half m v square. But what is the velocity at this point? यहां पर वेलोसिटी कितनी है? यहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स हाफ m v स्क्वायर का फॉर्मूला कहां से आ रहा है? देखिए इसका फॉर्मूला कहां से आएगा? ये आएगा इस फॉर्मूले से, v स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस 2s। अब यहां पर u तो जीरो था, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन इट्स u इज जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो गया। आपके पास v स्क्वायर बचता है 2as, तो आप इसे क्या लिखोगे? 2as क्या है यहां पर? यहां पर s है बच्चा x, यहां पर s क्या है? x, ये डिस्टेंस, तो 2ax है ना। ये आपके पास बचा 2 कट चुका है, क्या बचा? max, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसे ऐड करेंगे आप, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mg h माइनस एक्स एंड प्लस max एंड max को हम mg ही लेके चलेंगे वहां पर, तो है ना, mgh, चूंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं सर, वर्टिकल मोशन है, तो mgx। तो यहां पर m a की जगह g रख दीजिए, mgx कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे mgh। आपने देखा, फिर ये mgh ही आ गया। मतलब इस पॉइंट पर भी आप इन दोनों का सम करोगे बराबर mgh ही आने वाले हैं। यहां पर भी इन दोनों का सम करके mgh ही आते हैं। यहां पर भी टोटल आप निकाल के देख लो तो उतना ही आने वाला है। चलो इनको मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक, रुक जाओ, चलिए करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, चलिए भाई आ जाओ। हाँ, ये समझ गए आप? अब देखिए, अब जरा एट सी की बात करते हैं। जैसे ही आप एट सी पर आओगे
आप एट सी पर आ जाते हो, मतलब इस पॉइंट पे आप आते हो। इस पॉइंट पर आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो ना हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, बट काइनेटिक एनर्जी तो टोटल होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन आप वी स्क्वायर की जगह पे वही चीजें यूज करोगे, क्या यूज करोगे, हाफ एम दैट इज 2gx। लेकिन अब x क्या हो जाता है, टोटल यहां से यहां तक की हाइट, तो इट बिकम्स 2gx, है ना, 2 बिकम्स कैंसिल x एंड x बिकम्स h हियर, क्योंकि टोटल हाइट ले रहे हैं, h बिकम्स h हियर, तो इट बिकम्स 2gh, हमारा mgh बन गया ये। मतलब इस पॉइंट पर आप जैसे ही आए तो आपकी s क्या बन गई, h बन गई, और इस पॉइंट पे x क्या है, x है ना, ये बात यहां पे याद रखिएगा। तो mgh यहां पर भी आ रहा है, आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, यहां पर भी mgh आ रहा है, मतलब द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट रिमेन्स सेम, दैट इज mgh, और इसी को हम कहते हैं कंजर्व एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट। हमने यहां पर निकाल के देखा, काइनेटिक इज जीरो, यहां पर पोटेंशियल इज जीरो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहां पर काइनेटिक एनर्जी mgh, दोनों को ऐड किया mgh आ गया, यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड किया तो हमारे पास mgh आ रहा है। तो लेकिन याद क्या रखना है कि यहां पर पोटेंशियल जो निकाल रहे हो, यहां से आप हाइट मैच करना, दैट इज mgh - x। अब यहां पर काइनेटिक निकालने के लिए आपको वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर कैसे लेकर आ रहे हो, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग वी स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला, दिस फार्मूला, ठीक है। यहां पर ए की जगह पे जी ले लेंगे, एस की जगह पे एक्स लेंगे, क्योंकि ये हाइट आपकी एक्स थी, तो बिकम्स 2gx, है ना, 2gx, यू बिकम 0, तो वी स्क्वायर की जगह 2gx लिख दिया, 2 कट गया, mgx बचा। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो आप, mgh आ रहा है। सिमिलरली यहां पर वी स्क्वायर की जगह पे आप ये टोटल हाइट लोगे, है ना, ये टोटल हाइट लोगे, सेम फॉर्मूला लगाना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर ए की जगह पे आप जी रख दिया आपने, एस की जगह पे टोटल एच रखोगे, तो आपके पास 2gh आ गया, वी स्क्वायर का फॉर्मूला, इट बिकम्स mgh, एडिंग ऑल यू गेट mgh everywhere, this is what we call conservation of energy। सिंपल पेंडुलम में भी ऐसा ही कुछ होता है कि अगर सिंपल पेंडुलम को आपने अपने मेन पोजीशन पे रखा है, तो एट मेन पोजीशन इट हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। क्या इसके पास पोटेंशियल जीरो है, हाँ बिल्कुल है सर, है ना, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, mgh इसके पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसके पास मैक्सिमम है ना। अब इसे आप थोड़ा दूर लेकर जाओ, किसी एंगल पर आप थोड़ा दूर लेकर जाते हो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट स्ट्रीम इंजन, बट सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो और मिनिमम यू कैन से, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब यहां पर भी किसी दूसरे एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मिनिमम और जीरो, यू कैन से, क्लियर। यही चीजें होती है, एक्सट्रीम एंड पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होंगी और काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नहीं होने वाली है। ओके, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है क्या, यहां पर काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे तो बन जाएगा वो mgh के बराबर, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप लिखना mgh, mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम एंड पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मिनिमम बिल्कुल, और अपने मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास mgh के बराबर है। ये आपका पेंडुलम में याद रखना है, सिंपल पेंडुलम में ये चीजें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम। अच्छा, इसमें ग्राफ भी आपको एक याद रखना है, क्या याद रखना है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि ग्राफ आपको दे रखा हो हाइट का ग्राफ, हाइट ग्राफ और एनर्जी का ग्राफ, उसमें देखना काइनेटिक एनर्जी ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी, आप देखना ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये हाइट आपकी है, हाइट है, देखो हाइट बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, मतलब हाइट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। आप घट रही है हाइट, अगर देखो हाइट देखो घट रही है, अच्छा यहां पे हाइट देख रहा हूं, ये देखना एनर्जी बढ़ रही है, अगर यहां पे हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट, जैसे से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर पोटेंशियल, हाइट बढ़ा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां पे हाइट को देखना, हाइट यहां पर बढ़ाएंगे अगर तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। एक पॉइंट यहां आ जाएगा, दोनों को मिलाकर आप इस पॉइंट पर, जो मैंने सी पॉइंट बात किया ना, जहां पे दोनों मिलाकर आपको हमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालना होगा, बट अगर आप दोनों को इक्वल सम करोगे तो हर जगह पे mgh ही आने वाला है। तो आपको यही चीजें ग्राफ बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने पे घटती है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ती है, नीचे आने के जैसे जैसे बढ़ोगे आप, हाइट कम करते जाओगे तो काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, और एक पॉइंट पे दोनों आपको मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो आप कहना चाहते हैं वहां पर, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको दोनों
चीजें बराबर होते नजर आएंगे। क्लियर है? आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे तो और भी चीजें हम बात करेंगे इस बीच में। यहां तक ही अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम इस पर करवाएंगे आपको, ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।